आप सभी का क्लास वायरस में स्वागत है। तो आज का जो टेस्ट है वो आपका दूसरे नंबर का टेस्ट है, जो कि हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और अगर आप सभी ने पहले ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। और उसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपका यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का भी जो टेस्ट है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप रोज़ाना ये टेस्ट लगाते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें आप एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारी इसी चैनल पे आपको एसएससी जीडी के और यूपी पुलिस की आपका जीके और जीएस की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमें एक मोटिवेशन देने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट भी कर दें। तो चलिए, आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर आपको शिकायती पत्र लिखना है तो आप किसे लिखेंगे। यानी आपके गांव में या ज़िले में अगर मच्छरों का प्रकोप हो गया है तो आप किसे पत्र लिखेंगे। तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। किसे? तो माननीय आपके स्वास्थ्य अधिकारी को हम पत्र लिखेंगे कि हमारे ज़िले में मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में आपके सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम स्वर कहते हैं। उसे हम स्वर कहते हैं। और देखिए, इनके उच्चारण में भीतरी से आवाज़ आती है, भीतर से आवाज़ आती है। और आपका जो वायु है वह मुख से आपका निर्वात के रूप में निकलती है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो टोटल आपके 11 स्वर होते हैं। और छोटी ई, बड़ी ई और च, छ और झ और इ आदि का उच्चारण स्थान आपका किससे होता है। तो इनका उच्चारण जो स्थान आपका जो होता है वो आपका तालव्य से होता है, यानी तालु से इनका उच्चारण आपका होता है। जब आप नहीं आपको यकीन है तो आप इनको बोल के देखिए। जब ई बोलेंगे और बड़ी ई बोलेंगे, च बोलेंगे और इया बोलेंगे, तो आपका यह तालु से आपका यह अक्षर आपकी निकल के आएगी। और एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। यानी इनका जो व्यंजन का उच्चारण होता है वह स्वरों की सहायता से होता है। निम्नलिखित में से स्वर संधि को आपको पहचाननी है। तो निम्नलिखित में से आपकी कौन सी स्वर संधि है, तो आपकी कौन सी है, तो पुस्तकालय। क्या? पुस्तकालय आपकी जो है यह आपकी स्वर संधि है। इसका क्या होता है, तो पुस्तक पुस्तक आपका प्लस आलय क्या होता है, तो पुस्तक प्लस आलय ये आपका है जो है ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है आपका। और देखिए, छठवां नंबर है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास आपका समाहित है। मुंबई में आपका देखिए जो आपका ये डैश दे रखा है, गगनचुंबी इमारतें बहुत है। तो रेखांकित जो शब्द है ये आपका इसमें कौन सा समास आपका समाहित है। तो इसमें आपका कौन सा समास आपका समाहित है, तो तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तो आपका तत्पुरुष समास, जिसमें आपका जो है जिस समास का आपका अंतिम पद या उत्तर पद आपका प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। और देखिए, सातवां नंबर क्या कह रहा है कि हमें जो आपका डैश दे रखा है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द आपको क्या है, तो विशेषण है, संज्ञा है, अपव्यय है या उपसर्ग है। तो कैसा है आपका ये शब्द, कैसा है, ये जो आपका शब्द है ये आपका उपसर्ग है। क्या है, तो उपसर्ग है, क्योंकि जो आपका देखिए अप जो है आपका ये शब्द के पहले लगा हुआ है, ये क्या है, तो ये आपका उपसर्ग है। और उपसर्ग क्या होती हैं, जो किसी शब्द की पहले आकर उसका आपकी विशेषता प्रकट करे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि अफसोस। आपका रेखांकित शब्द दे रखा है अफसोस।
मैं नहीं जान सका, रेखांकित शब्द में अपव्यय का प्रकार बताइए। तो कैसा है आपका, देखिए यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका दे रखा है, तो कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, तो आपका सूचक सूच्य आपका सूचक सूचक आपका अव्यय हो जाएगा। तो इसके इसके बाद इसके आपके जो अगर देखेंगे तो ये 7 प्रकार के आपके होते हैं, यानी दिए गए रेखांकित शब्द में आपका जो अफसोस दे रखा है, ये जो आपका है और ये सूचक अपव्यय है, जिसमें आपका शोक, हर्ष, विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले को आपको विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। इसमें आपके जो है शोक और हर्ष आपके वाक्य सम्मिलित होते हैं, और ये जो आपके विस्मयादि बोधक आप वाक्य आपके वाक्य होते हैं, टोटल आपके 7 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका शोक हो गया, तिरस्कार बोधक हो गया, संबोधन बोधक हो गया, हर्ष बोधक हो गया, भय बोधक हो गया, आशीर्वाद बोधक हो गया, और एक आपका अनुमोदन बोधक होता है। और 9वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से आपका कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपका कुक्कुर, कुक्कुर आपका जो है तत्सम शब्द है। इसका क्या होता है, तो कुक्कुर का क्या होता है, तो कुक्कुर का कुत्ता होता है। और आपका देखिए कोयल का क्या होता है, तो कोयल का आपका कोकिला होता है, कोकिल होता है, क्या होता है, तो कोकिल होता है। और लाख का क्या होता है, लाख का लक्ष्य होता है, लक्ष्य। और आपका भीतर का क्या होता है, तो अभ्यंतर होता है, क्या होता है, तो अभ्यंतर होता है। भीतर का क्या होता है, तो आपका अभ्यंतर होता है। कुकुर का क्या होता है, तो कुकुर का कुत्ता होता है। और निम्नलिखित में तद्भव शब्द को पहचानना है। 10वें में आपको तद्भव शब्द को पहचानना है, तो तद्भव आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए आलस, आलस आपका तद्भव तद्भव हो जाएगा। आलस का क्या होता है, तो आलस का आलस्य होता है, क्या होता है, तो आलस्य होता है। इसका तत्सम क्या होता है, तो आलस हो गया। कुष्ठ का आपका क्या होता है, तो कुष्ठ का आपका कोढ़ होगा, क्या होगा, तो कोढ़ होगा। और आपका अंधकार का क्या हो जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा। और उल्लास का क्या हो जाएगा, तो उल्लास का आपका हुलास हो जाएगा, हुलास। और देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। 11 में आपको अर्ध तत्सम शब्द पहचानना है। तो दई, दई क्या है, तो आपका दई जो हो जाएगा, ये आपका अर्ध तत्सम है। रात्रि आपका तत्सम शब्द है, ये तो रात्रि आपका कैसा है, तो रात्रि आपका तत्सम शब्द है। और बच्चा क्या है, बच्चा एवं कान कैसे हैं, तो बच्चा और कान शब्द आपके तद्भव शब्द हैं। और निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को आपको पहचानना है। 12 नंबर में आपको विदेशी शब्द को आपको पहचानना है। तो क्या, तो ग्लास, ग्लास आपका क्या है, तो ग्लास आपका विदेशी अर्थात आपको विदेशी शब्द है। और जबकि आपका क्या दे रखा है, अचल दे रखा है, आश्चर्य देखा है, और छाता दे रखा है, ये आपके देसी शब्द हैं। और निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से आपको विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो आपको देखिए आपका क्या है, तो अनुशासन, अनुशासन कैसा है, तो अनुशासन आपकी संज्ञा है। आसमानी, नियमित एवं पश्चाताप, ये क्या है, ये सारे आपके विशेषण शब्द हैं। ये सारे क्या हैं, तो आपके विशेषण शब्द हैं। आप जो है रेखांकित दे रखा है कि आपकी सब राह देख रहे होंगे, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप आपका जो है, आप जो दे रखा है ये कैसा सर्वनाम है, तो आपका निजवाचक है, कैसा है, तो आपका निजवाचक है। निजवाचक कहाँ भी यूज हो जाता है, इसके अंतर्गत आप स्वयं, खुद, यतः, स्वतः के लिए आप, यानी आज्ञा शब्द के प्रयोग के लिए आप निजवाचक का कर सकते हैं। तो 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को आपको पहचानना है। 15 में आपको विशेषण को पहचानना है। तो विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका, तो नैतिक, कौन सा, तो आपका नैतिक जो हो जाएगा ये आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या विशेषण क्या होता है, तो जो आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है उन्हें विशेषण कहते हैं। उसे धीरे धीरे
उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। जो आपके रेखांकित शब्द है ये क्या है? ये रेखांकित शब्द जो आपका क्या है, ये आपका क्रिया का विशेषता बता रहा है कि उसे लिखने की धीरे धीरे आदत है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह पढ़ता है लेकिन बाद में बहुत बात भी बहुत करता है। ये आपका व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? तो लेकिन जो दे रखा है ये कैसा शब्द है आपका? तो ये आपका अपव्यय है। अपव्यय है, इसमें जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार ना हो उसे हम अपव्यय कहते हैं। और रविवार है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानना है। यानी रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द आपका कैसा है? तो ये जो है आपका है यह निपात है। आपका निपात है। और निपात क्या होता है कि जो अवयव लेकर एक विशेष बल बल या अवधारणा का वो व्यक्त करता है उसे निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, मात्र, भर आदि ये जो आपके हैं ये निपात के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? यानी इसमें आपका जो है आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रसाल। रसाल किसका पर्यायवाची है? तो रसाल जो है आपका आम का पर्यायवाची है। बाकी आपका व्योम, गगन, नभ ये जो है आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। और 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि संतोष महाधन है। संतोष कैसा है? तो संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम आपका बताना है, यानी संतोष का आपका विलोम बताना है। तो संतोष का विलोम क्या हो जाएगा? असंतोष। क्या हो जाएगा? तो असंतोष। और अस्वीकार का स्वीकार हो जाएगा। और आपका सहयोग का असहयोग हो जाएगा। और आपका आसार का क्या हो जाएगा? तो सार गर्भित हो जाएगा। और युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी आपकी सही है? युग्म में आपकी कौन सी जोड़ी सही दे रखी है? तो कौन सी है? तो न्याय का अन्याय है, अचल का अचला। क्या न्याय का अन्याय, अचल का अचला। यानी देखिए क्या रहा है, ये जोड़ी सही है। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। इसका अर्थ होता है आपका स्थिर और इसका अर्थ जो होता है आपका पृथ्वी। यानी ये जोड़ा आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके देखिए विलोम शब्द देख रहे हैं, धरा, पृथ्वी, ये समान रूप दे रखे हैं, इनका कोई वो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। क्या हो जाएगा? तो दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो हस्तक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कर आक्षेप किसे कहते हैं? तो दूसरों की बातों में दखल दे व्यंग्यपूर्ण दोषरूपण करना, यानी व्यंग्यपूर्ण जो दोषरूपण करे उसे आक्षेप कहते हैं। और जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। और जो उपकार करने वाला हो उसे उपकारी कहते हैं। और मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो क्या है आपका संबंध सूचक बात बता रहा है कि जो मुंबई है वह पूना के निकट है, ये संबंध को दर्शा रहा है। और देखिए क्या कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो जो आपका के लिए है ये रेखांकित शब्द कैसा है? तो कैसा है? तो ये आपका परसर्ग है। कैसा है? तो ये आपका परसर्ग है, जो किसी धातु या मूल रूप के अंत में लगाकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे हम परसर्ग कहते हैं। परसर्ग के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे के लिए, को, ने, में, पर आदि के लिए आपका परसर्ग का यूज करते हैं। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वचन की दृष्टि से आपका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सखी के लिए सखियाँ, ये हमारा जोड़ा सही नहीं है। बका लता का लताएं, किताब का किताबें, और घोड़ा का घोड़े ये हमारे सही हैं। लेकिन आपका जो है सखी का सखी ये जोड़ा सही नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? तो सखी का सखिया होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ आपका सखिया में जो होगा वो आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी ऐसे। और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो कर्म वाक्य कहते हैं, कर्मवाच्य कहेंगे। अगर कर्म से क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। निम्नलिखित में से भविष्य काल को पहचानिए, यानी आपको भविष्य काल की पहचान करना है, किसमें आपका भविष्य काल दे रखा है। तो किसमें दे रखा है? गाय घास चरती है, रोहन दुबई मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाएंगे। यहाँ पे आपकी फ्यूचर की बात की गई है ऑप्शन नंबर सी में। इसमें आपका भविष्य के बारे में आपका बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तू का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में तू का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए आगे क्या कह रहा है कि गाय गाय घास चरती है। गाय जो है घास चरती है, कैसा वाक्य है? ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। ये आपका सामान्य वर्तमान काल। रोहन मुंबई गया था, ये आपका कैसा है? तो ये पूर्ण भूतकाल है। मैं कल घूमने जाऊंगा तो आपका भविष्य काल है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये आपका तत्कालिक आपका वर्तमान काल है। और मध्यम पुरुष में तू का सही बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो तुम लोग। और जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कौन सा वाक्य कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसमें कोई अधीन दूसरा उपवाक्य हो, वहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। और विधान वाक्य क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिसके किसी बात को होने का बोध हो, वहाँ विधान वाचक वाक्य होते हैं। और बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार वाक्य का आपको प्रकार बताना है। बच्चे खेल रहे हैं, आपको वाक्य के प्रकार बताना है। तो कैसा है? तो आपका विधान वाक्य है। विधान वाक्य ही आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है? तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। क्या होना चाहिए? तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो क्या है? तो तुमको, तुम्हें तुमको नहीं होना, यानी तुम्हें होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे तुम्हें होना चाहिए था। ऐसे तुम्हें मुझे पढ़ाना है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को आपको पहचानना है। मुझे बाहर जाना है, ये आपका कैसा वाक्य है? तो कैसा वाक्य है आपका? पूर्ण विराम है, क्योंकि आपके देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगा हुआ है। बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ऐसे होता है, और अल्प विराम का चिन्ह आपका ऐसे होता है, और लाघव चिन्ह जो होता है वह आपका ऐसे होता है। और किसी पद या उपवाक्य के आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी किसी पद या उपवाक्य के आदि की विशेषता अगर दिखानी हो, उसके लिए नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, जो आपका रेखांकित आपका शब्द दे रखा है, उसके मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो भ्रम को दूर करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंखें खोल देना, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कि आपका भ्रम को दूर करना है। आग लगाने पर कुआं खोदना, यानी आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा?
पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान जो है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो 36 में क्या हो जाएगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 37 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपको समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, यानी आपको समानार्थी जोड़े को बताना है कौन सा आपका समानार्थी जोड़ा है। तो पार्वती को महेश्वरी कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। पार्वती यानी महेश्वरी, यानी आप देखिए समान अर्थ को आपको व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। दिए गए विकल्पों में आपका पार्वती महेश्वरी विकल्प आपका समानार्थी जोड़े का स्पष्ट कर रहा है। बाकी आपका शेर का विलोम आपके शब्द शेरनी है, लड़के का बहुवचन लड़के हैं। और पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आपकी नहीं बोली जाती है? तो कौन सी? तो जयपुरी। जयपुरी आपकी जयपुर में बोली जाती है। ये आपकी पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? आपकी जबकि बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये आपकी बोली जाती है। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सा राज्य आपका शामिल नहीं है? तो आपका महाराष्ट्र है। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरित जो मानस है उसके रचयिता कौन है? तो आपके तो रामचरितमानस आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और देखिए गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो वैराग्य संजीवनी है, राम आज्ञा प्रश्नावली है, रामलला नहचू है, जानकी मंगल है, और पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। और आपके छंद में आपके जैसे बरबे, रामायण और कवितावली। और सूरदास की रचनाएं कौन सी है? तो आपकी सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। और मीराबाई की कौन सी रचनाएं हैं? तो आपकी हैं गीत गोविंद का टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोठा, गीत गोविंद और मलाग राग, ये आपके मीराबाई की रचनाएं। और संत तुकाराम के क्या है? तो अभंग भक्ति आपकी कविता है। और अंग्रेजी देखिए क्या कह रहा है 41 में, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए। सही आपको अनुवाद स्पष्ट करना है। द डिजास्टर ऑफ इन्वायरमेंट इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम। डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इन द बिगेस्ट ऑफ प्रॉब्लम, इसका आपका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। क्या हो जाएगा? डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इन द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद करिए। यानी आपको शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, इसका सही अनुवाद आपको इंग्लिश में करना है। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एजुकेशन इन द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। द एजुकेशन इन द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। तो ये हमारे टॉप हिंदी के आपके 42 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। क्लास कैसे लगी? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक प्यारा से कमेंट कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छी तरह से और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।